नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा है कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड शासन में आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की राजस्व विभाग से बदली गई है जिम्मेदारी। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस समीन बंसल को देहरादून का जिला अधिकारी बनाया गया है। वहीं आईएएस बंशीधर तिवारी से डीजी शिक्षा का पदभार भी हटाया गया है। आईएएस संदीप तिवारी को डीएम चमोली का जिम्मा भी इस दौरान दिया गया है। आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। आर के सुधांशु की राजस्व विभाग से जिम्मेदारी बदली गई है, तो वहीं दीपक रावत को सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। जो है अधिकारियों के फेरबदल इस समय किए गए हैं। चाहे मैं बात करूं कमिश्नर दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर थे, उनको अब सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को जो है अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस संदीप तिवारी जो है उनको देहरादून का नया डीएम बनाया गया है। आईएएस बंशीधर तिवारी से डीजी शिक्षा का पदभार हटाया गया है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से सचिव मुख्यमंत्री, सचिव श्रम, अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं सघन निर्माण कर्मकार उत्तराखंड कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी हटाई गई है। सचिव शैलूष बगोली को जो है उच्च शिक्षा के पद से मुक्त पदभार से जो है मुक्त किया गया है। हिमांशु, क्या माने जिस तरह से ये कार्य क्षेत्र बदले गए हैं, क्या अब और तेजी से कार्यों में गति देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यों में इससे गति देखने को जरूर मिलेगी। हिमांशु, क्योंकि लंबे समय से कई अधिकारी ऐसे भी थे जो लंबे समय से टिके हुए थे जिलों में, उनके भी बदलाव किए गए हैं। जी बिल्कुल, 6 जिलाधिकारियों के इसमें बदलाव किए गए हैं। उसमें से प्रमुख देहरादून और चमोली के डीएम का यहाँ पर फेरबदल किया गया है। देहरादून की अगर हम बात करें तो संदीप तिवारी जो है जिला सवीन बंसल जो है जिलाधिकारी देहरादून और संदीप तिवारी जो है डीएम चमोली इस समय बनाई गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस फिर शुरू करेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा। केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते यात्रा हुई थी स्थगित। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने शुरू की तैयारी। 10 से 12 सितंबर के बीच यात्रा की तारीख तय होना है संभव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा एक बार फिर से कांग्रेस शुरू करने जा रही है। हालांकि आपदा के चलते इस यात्रा को स्थगित किया गया था और इस यात्रा का मोर्चा पूरी तरह से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उन्होंने संभाला हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल भी हुए थे, लेकिन आपदा के चलते इस यात्रा को स्थगित करना पड़ गया था और अब एक बार फिर से कांग्रेस ये केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करने जा रही है। और सूत्रों की माने तो 10 से 12 सितंबर के बीच में यात्रा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच में ये यात्रा होना संभव भी बताया जा रहा है और इस दौरान भी इसमें बड़े दिग्गज नेता जुड़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ही ये यात्रा आगे बढ़ेगी, लेकिन पिछली बार भी जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक ये यात्रा जाने वाली थी और सोनप्रयाग के आसपास ही, क्योंकि आपदा बहुत ज्यादा आ गई थी, जिस कारण इस यात्रा को स्थगित करना पड़ गया था। ऐसे में अब एक बार फिर से कांग्रेस ये यात्रा शुरू करने जा रही है।
और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या माने कब प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करने जा रही है कांग्रेस दोबारा से? जी सर, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही थी और बीते माह 24 अगस्त को ये यात्रा कांग्रेस पार्टी ने हरिद्वार से शुरू की थी और ये पूरी पैदल यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही थी। हालांकि जिस तरीके से मानसून सीजन था और ऐसे में आपदा जिस तरीके से केदारनाथ में आ गई थी, बादल फटा वहां पर और मार्ग बाधित हो गया था पैदल मार्ग, तो ऐसे में कांग्रेस को ये यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी थी। ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से यात्रा को निकाल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि 11 सितंबर को कांग्रेस पार्टी देहरादून से सीतापुर के लिए प्रस्थान करेगी और उसके बाद 12 तारीख को सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू करेगी और उसके बाद 13 सितंबर को केदारनाथ में जलाभिषेक के साथ यात्रा का पूर्ण रूप से समापन होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से जो केदारनाथ के मुद्दे हैं, चाहे सोना चोरी का मामला हो या मणिमय गुफा को लेकर हो और शंकराचार्य ने भी सोना चोरी की मांग जो की थी, जांच की मांग, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है और ऐसे में अब एक बार फिर जो है यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि जो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा था वो अब नहीं बन रहा है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इसी के साथ अन्य जो मुद्दे हैं वो अभी तक पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है और अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इस यात्रा को जो है वो समापन होता है और किस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं वो आगे किस तरीके से जो है वो सुने जाते हैं। अरुण, इस यात्रा में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? क्या कोई बड़े नेता के भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं इस यात्रा के दौरान? जी सर, देखिए, यात्रा में प्रदेश नेतृत्व के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। जिस तरीके से जो यात्रा निकल रही थी, बारी बारी से सभी जो है इस यात्रा में वो शामिल हो रहे थे और यात्रा को निकाल रहे थे। तो ऐसे में हालांकि जब यात्रा पहले चल रही थी तो तब ये माना जा रहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे। लेकिन हो सकता है कि अक्टूबर माह में जब चुनाव इन दोनों विधानसभाओं में संपन्न हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, तो ऐसे में राहुल गांधी का दौरा उत्तराखंड में लग सकता है। लेकिन हालांकि अभी ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की तैयारी है। ऐसे में शीला रानी रावत के निधन के बाद से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी और इस सीट को लेकर बीते समय में काफी राजनीति भी हुई है। कभी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के नाम पर तो कभी केदारनाथ बचाओ यात्रा के नाम पर। यह सब हो चुका है, अब तैयारी है अंतिम दौर की, यानी कि जीत को लेकर असल मुद्दों पर ताल ठोकने की। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, लिहाजा सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया, जबकि संयोजक की जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी को दी गई। इसके साथ ही दायित्वधारी चंडी प्रसाद भट्ट सह संयोजक की भूमिका में काम करेंगे। उपचुनाव के लिए विधानसभा समन्वयक के रूप में राज्य सरकारी बैंक अध्यक्ष दान सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को चुनाव में काम देना एक कार्य संगठन की पद्धति है। उसी पद्धति के आधार पर वहाँ 5 मंडल है। 5 मंडलों में हमने अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं उस काम में लगाया है। प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं और नीचे तक, बूथ तक जाकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुनेंगे। केदारनाथ उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने न सिर्फ आदित्य कोठारी को प्रभारी बनाया, बल्कि प्रदेश सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रवासी बनाया गया, जिन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी दी गई। मंडल प्रवासी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी गुप्त काशी मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ ही रघुवीर सिंह बिष्ट, उखीमठ मंडल के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ गजराज बर्तवाल, अगस्त मुनि मंडल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ वाचस्पति सेमवाल, अगस्त मुनि ग्रामीण मंडल में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ विजय कपरवाण और सतेरा खाल मंडल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ विक्रम कंडारी को जिम्मेदारी दी गई।
जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता में समय लगने वाला है। इन्हें बहुत जल्दी हमने अपनी स्थिति की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के विधानसभा के उपचुनाव को भारी बहुमत से जीतना चाहती है। जिस कार्यकर्ता की जहां आवश्यकता है उस कार्यकर्ता को वहां पहुंचाने वाला है। बीजेपी की तैयारियों के बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण 12 सितंबर से शुरू होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में ये यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी। केदारनाथ में सभी प्रमुख नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि ये यात्रा 12 सितंबर को शुरू होगी और 13 सितंबर को केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रा का विधिवत समापन किया जाएगा। प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में हरिद्वार से शुरू हुई थी और सोनप्रयाग तक पहुंची थी, लेकिन आपदा आने के बाद आपदा के कार्यों में जो है व्यवधान हो, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी के निर्देश पर ये यात्रा स्थगित की गई थी और अब पुनः ये जो है 12 सितंबर से शुरू हो रही है और 13 सितंबर को वहाँ पूजा अर्चना के बाद वहाँ पर भगवान भोले भंडारी से प्रार्थना और याचना करने के बाद भैरव बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के बाद ये इस यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस कह रही है कि केदारनाथ की शिला अभी तक वापस नहीं आई है। बीजेपी ने शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी। जो चंदा QR कोड से मंदिर ट्रस्ट के खाते में आया था वो वापस नहीं आया। वो मंदिर बद्री केदार मंदिर समिति को नहीं सौंपी गई और ऐसे अनेक सवाल हैं, पर जिम्मेदार व्यक्तियों की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसलिए केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा का दूसरा चरण कांग्रेस 12 सितंबर से शुरू करने जा रही। कांग्रेस की यात्रा पर महेंद्र भट्ट ने भी तंज कसा है। केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली में केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, भले ही अब वो फैसला वापस हो गया हो, लेकिन केदारनाथ धाम से जो शिला दिल्ली पहुंचाएगी वो शिला अभी तक वापस नहीं आई है। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने जो चंदा श्रद्धालुओं से एकत्रित किया वो चंदा अभी तक बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को नहीं लौटाया गया है। जिस भूमि पे ये मंदिर बन रहा था उस भूमि को कब तक जो है केदारनाथ मंदिर बद्रीनाथ मंदिर समिति में निहित किया जाएगा, इसका जवाब नहीं मिला। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, उसके लिए भी अभी तक सरकार की ओर से जिम्मेदार व्यक्तियों ने क्षमा प्रार्थना नहीं मांगी है। तो सारे मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, इसीलिए केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण निकाला जा रहा है। केदारनाथ की आपदा खत्म हुई है, नई आपदा को न्योता न दें, ईश्वर भी देख रहा है। ये बात अलग है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन तैयारियां जोरों पर। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की दोनों सीटों पर हार हो गई थी। लिहाजा बीजेपी इस बार किसी भी हाल में केदारनाथ उपचुनाव जीतना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने 5 कैबिनेट मंत्रियों को एक सीट जीतने के लिए मैदान में उतार दिया, जिसे लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। देखिए, भाजपा को तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि धरातल पे शून्य है भाजपा। धरातल पे काम किया होता तो मेरे ख्याल से इतना जो देरी से नगर निगम के चुनाव लेट पे लेट होते जा रहे हैं वो नहीं होते, समय से चुनाव होते हैं। इसलिए आप प्रभारी लगाइए, वहाँ पे विधायक लगाइए। खुद मुख्यमंत्री जी भी अगर वहाँ चले जाते हैं, जनता धरातल पर काम मांग रही है, ना कि वहाँ प्रभारियों का जाना मांग रही है। आपने बद्रीनाथ और मंगलौर का उपचुनाव देखा है, जनता ने मन बना लिया है भाजपा को यहाँ से विदाई करने का। इसलिए जो है अब जो ये कुछ भी करें, जब तक धरातल पे काम नहीं होगा तब तक इनकी वापसी नहीं होगी। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसलिए जो है मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द धरातल पे काम करना शुरू करें। स्मार्ट सिटी 7 साल हो गए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और कहाँ स्मार्ट सिटी। आज सारी सड़कें उखड़ी हुई हैं, पानी गड्ढे ही गड्ढे सड़क में पानी से भरा हुआ है। जनता जिस तरह से जो है परेशान हो रही है, तो जनता ने इनको उत्तराखंड से इनकी विदाई का जो है मन बना लिया है। इसलिए अब मैं क्या बोलूं, जनता ही इनको जवाब देगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ करके जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जब होगी तब होगी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि केदारनाथ सीट दोनों पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बद्रीनाथ के बाद अगर केदारनाथ सीट भी बीजेपी हारती है तो कई सवाल उठेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट को लेकर सवाल उठे थे। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस सीट को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
लोहाघाट में बुधवार सुबह 8 बजे स्कूल जाती 13 वर्षीय एक बच्ची का अपहरण हो गया है। नाबालिग छात्रा 3-4 युवाओं ने उसको नशीला पदार्थ सुंघाकर उसका अपहरण किया है, जहां उन्होंने छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी की। नगर के व्यस्त क्षेत्र में हुई इस घटना से लोग सन्न रह गए और लोगों में आक्रोश फैल गया है। लोग लोहाघाट थाने पहुंच गए और घटना पर आक्रोश जताते हुए पुलिस के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति और सीओ वंदना वर्मा लोहाघाट पहुंचे, साथ ही घटना की उन्होंने जानकारी भी ली। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि इसको ट्रैक करके लाएं, और पुलिस के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। पुलिस जो काम करना चाहे उसको कर देती है। हमने एसओ साहब ने यही आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन के वजह से ही हम लोग अभी कुछ हमारा जो भी करने का प्रोग्राम था उसको हमने स्थगित कर दिया है। पर आज की डेट में हम लोग दोबारा मिलेंगे। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो हम इसको किसी भी रूप में इसको हम एक आंदोलन का रूप देंगे, और जब तक ना खुलासा हो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक घटना सामने आई है जिसमें स्कूल में जा रही बच्ची के साथ में उसके साथ में छेड़छाड़ और उसको किसी चीज़ से उसको बेहोश किया जाना और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, इस तरीके का मामला है। इसमें अभी तुरंत हमने जो है पेरेंट्स के पास से हमने कंप्लेंट लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारे सीसीटीवीज और सभी जो एंगल्स है उस पर काम करके इस पर तुरंत हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अभी मुकदमा हुआ नहीं, अभी कंप्लेंट हमारे पास अभी जस्ट पहुंची है, लेकिन इसमें पॉक्सो में मुकदमा होगा क्योंकि लड़की का जो एज है वो 18 साल से नीचे। सर आगे ऐसी घटना ना हो इसलिए हम लोग पुलिस की गश्त बढ़ाना तथा जो स्कूल कॉलेजेस है या डिग्री कॉलेजेस है, इंटर कॉलेजेस है, वहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड्स की तैनाती और उनके द्वारा चेकिंग, इस तरीके के मेजर्स हम लोग लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो अनकवर्ड एरियाज है जहाँ पे सीसीटीवीज की आवश्यकता है वहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन किया जाए। कोटद्वार में पुलिस ने जमीनों की धोखाधड़ी करने वाले फरार महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के 4 साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें, बीते 15 अगस्त 2023 को अमित जोशी ने कोतवाली कोटद्वार में महिला के खिलाफ तहरीर दी थी। महिला पर आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोटद्वार निवासी किरण देवी को जमीन धोखाधड़ी से 23 लाख में बेचने का आरोप है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि कुछ लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और किसी व्यक्ति को इम्पर्सनेट करते हुए ये ज़मीन बेचते हैं। और इसका हम लोगों ने आईपीसी की भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस गैंग के 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज 5वीं अभियुक्ता को गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ष भर में हमारे द्वारा 28 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ज़मीन की धोखाधड़ी संबंधी अपराधों में लिप्त थे। मेरा जनता से ये अनुरोध है, यदि आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ भी ज़मीन संबंधी फ्रॉड किया जाता है तो इसका शिकायत अवश्य पुलिस को दें, जिसका संज्ञान लेते हुए हम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर पाएंगे। मंगलवार सुबह 9 बजे संतोला के पास टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क मलबा आने से बंद हो गई थी, जिसके बाद एनएच में पिथौरागढ़, धारचूला, झूला घाट आदि नगरों में के लिए आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई थी। चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। एनएच में 400 से अधिक वाहन और यात्री फंसे हुए थे। आखिर बुधवार को 29 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे एनएच की मशीनों ने सड़क को कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए खोल दिया है। एनएच खोलने के बाद सड़क में दोनों ओर फंसे हुए लगभग 400 से अधिक वाहनों को राजस्व उप निरीक्षक गोविंद वल्लभ, बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद के नेतृत्व में सुरक्षित तरीके से निकाला गया।
उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के उच्च हिमालय पथरीली संकरी नुमा घाटियों में पाए जाने वाले दुर्लभ राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के खिलने के बाद अब इसी हिम पुष्प परिवार के 3 अन्य दुर्लभ और औषधीय पुष्पों के दर्शन भी होने लगे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में दुर्लभ हिमकमल के दर्शन से अभिभूत प्रकृति प्रेमी 15,000 फीट की ऊंचाई पर कस्तूरी, फेन, नीलकमल। उत्तराखंड में दुर्लभ राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के खिलने के बाद अब इसी में हिम पुष्प परिवार के 3 अन्य दुर्लभ और औषधीय पुष्प कस्तूरी कमल, फेन कमल और नील कमल के दर्शन से पर्यटकों में खुशी है। लोक मान्यताओं के तहत ब्रह्म कमल पुष्प को भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है, तो वहीं 17,000 फीट की ऊंचाई पर उगने वाला दुर्लभ उच्च हिमालय पुष्प फेन कमल हिम कमल माता पार्वती को समर्पित है, जो इन दिनों उच्च हिमालय से लेकर नंदी कुंड, सप्त कुंड, पांगर चूला, बासुकी ताल, नागभुशुंडी ताल, नीलकंठ पर्वत के तलहटी समेत लोकपाल घाटी में पर्वत शिखरों की तलहटी में खिले नजर आ रहे हैं। लोकपाल घाटी और ये नीलकंठ बेस पे अक्सर इस क्षेत्र में भ्रमण करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है पिछले लंबे समय से यहाँ पर ब्रह्म कमल और फैन कमल, कस्तूरा कमल आदि दुर्लभ प्रजाति के काफ़ी सारे पुष्प जो मैंने देखे वो बहुतायत से खिले हुए हैं इस बार। तो ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में इस प्रकार से ये दुर्लभ प्रजाति के फूलों का इस प्रकार खिले होना पर्यावरण प्रेमियों और हम सभी पर्यटकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। पर्वतारोहियों के एक दल ने किए देव पुष्पों के दर्शन। कई साल बाद कस्तूरी, फेन, नील कमल के हुए दर्शन। औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं कस्तूरी, फेन, नील कमल। जोशीमठ क्षेत्र के कुछ युवा पर्वतारोहियों के एक दल को लोकपाल घाटी की सप्त श्रृंग पर्वत श्रृंखला की तलहटियों में इन दुर्लभ देव पुष्पों के दर्शन हुए। लोकपाल श्री हेमकुंड साहिब और नीलकंठ पर्वत के बेस से लौटकर जोशीमठ पहुंचे युवा पर्वतारोही और प्रकृति प्रेमी राम नारायण भंडारी और महेंद्र सिंह ने खुशी जताते हुए बताया कि इस बार लंबे अंतराल के बाद लोकपाल घाटी में हिम कमल, फेम कमल जैसे दुर्लभ प्रजाति और औषधीय गुणों से भरे दिव्य पुष्पों के दर्शन वर्षों बाद हुए हैं। साथ ही बद्रीपुरी में नीलकंठ पर्वत के तलहटी में भी इन पुष्पों के रंगत बिखेरने की खबर है, जो प्रकृति संरक्षण और घाटी के पर्यावरण संतुलन और परिस्थिति के लिए अच्छी खबर है। प्रकृति प्रेमियों ने कहा, संरक्षण की है जरूरत। 4600 मीटर की ऊंचाई पर खिलता है ब्रह्म कमल, 5600 मीटर की ऊंचाई पर खिलते हैं फेन और नील कमल, 5700 मीटर की ऊंचाई पर खिलता है कस्तूरी कमल। दुनिया में ब्रह्म कमल की 61 प्रजातियां, देवभूमि में है 4। दुर्लभ देव पुष्पों के दर्शन के बाद युवाओं का कहना है कि इनके संरक्षण के लिए ठोस उपाय होने के साथ ही सभी प्रकृति प्रेमियों समेत वन विभाग को इनके संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल लोकपाल घाटी में काफी तादाद में खिले हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र तल से 3800 से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का धार्मिक और औषधीय महत्व है। वहीं कस्तूरी कमल 3700 से 5700 मीटर और फेन कमल व नील कमल समुद्र तल से करीब 4000 से 5600 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। देव पुष्प ब्रह्म कमल की विश्व में करीब 61 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें उत्तराखंड में 4 प्रजातियां हैं। फेन कमल उत्तराखंड राज्य के उच्च हिमालय प्रजाति के 4 कमलों में से एक दुर्लभतम मुख्य पुष्प है, जो उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में करीब 4400 मीटर से 5600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यह दुर्लभ हिम पुष्प सिर्फ ट्री लाइन अल्पाइन जोन से अपर स्नो लाइन वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। सभी पर्यावरण प्रेमियों से और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इन प्रजातियों के संरक्षण में अपना योगदान दें और प्रकृति के इस दुर्लभ नज़ारे का
आनंद ले यहाँ आकर, बहुत संख्या में आकर, और इन्हें कोई क्षति न पहुँचाएं बल्कि इनके संरक्षण में अपना योगदान दें। खासकर फैन कमल जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पुष्प माना जाता है और बहुत कम ये देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर खिला हुआ है जो हमने देखा है। और लोकपाल घाटी में हम अक्सर जाते रहते हैं तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो इस बार बहुत आसानी से दिख रहे हैं। और नीलकंठ बेस में भी यह देखा गया है, इस बार हम खुद गए थे इस बार, तो इस बार जो है बहुत खुशी हुई ये सब देखकर। देवभूमि उत्तराखंड में देव पुष्पों की होती है पूजा पाठ। जून से दिसंबर तक वादियों में दिखते हैं देव पुष्प। हिमालय की तराई में पुष्पों की प्राकृतिक क्यारियां। गढ़वाल हिमालय की सुरमई घाटी, संकरी तलहटी और मखमली बुग्यालों में दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों की प्राकृतिक क्यारियों के भंडार हैं। इन्हीं पुष्पों में से एक विशेष पुष्पों की श्रेणी में गढ़वाल हिमालय में 4 दुर्लभ प्रजातियों के कमल आते हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए हिमालय की यात्रा पर आया हर एक प्रकृति प्रेमी, पर्वतारोही, पर्यटक, यात्री आतुर रहते हैं। उच्च हिमालय के हरे भरे मखमली बुग्याल और संकरी पथरीली तलहटी में इन 4 दुर्लभ कमलों का खिलना प्रत्येक वर्ष जून महीने में ही शुरू हो जाता है, जो सितंबर महीने तक दिखाई देते हैं। ये 4 दुर्लभ कमल, नील कमल, ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरा कमल पहाड़ों में बड़े ही श्रद्धा आस्था के साथ पारंपरिक रूप से देव पुष्प माने जाते हैं। ब्रह्म कमल को माना जाता है सबसे प्रमुख देव पुष्प। देवभूमि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। वेद पुराणों कथाओं में ब्रह्म कमल का वर्णन। भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना जाता है ब्रह्म कमल। उच्च हिमालय में उगने वाले इन कमल पुष्पों में ब्रह्म कमल सबसे प्रमुख देव पुष्प माना जाता है। इसे उत्तराखंड के राज्य पुष्प का दर्जा हासिल है। वेद पुराणों कथाओं में भी इस पुष्प का बड़ा ही जिक्र है, जिसके चलते इसे देव पुष्प कहा जाता है। समुद्र तल से 3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर जून से लेकर सितंबर के मध्य तक ये पुष्प आसानी से मिल जाता है। चमोली के हेमकुंड साहिब से हॉर्नबिल टीवी के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।